हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश क्रिएशन। गाइस आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्रिस्टोफर मार्लो का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले जिसका नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फोस्टस। इसके टोटल 5 एक्ट्स दिए हुए हैं। इसको फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 1604 में और उसको लिखा है ट्रेजेडी प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो ने। ये जो हमारा प्ले है ये रेनेसेंस एज के तमाम फीचर्स हमें बताता है। अब रेनेसेंस एज किन चीज़ों के लिए जानी जाती है? ये जानी जाती है लस्ट फॉर नॉलेज के लिए, लस्ट फॉर पावर के लिए, लस्ट फॉर वेल्थ के लिए एंड लस्ट फॉर वुमेन के लिए। और ये पूरा जो प्ले है डॉक्टर फोस्टस का, इसमें हमें ये सारी चीज़ों के लिए लस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के, 5 एक्ट्स हैं। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ 1-2 सीन्स के लिए आएंगे, हम उनको उन्हीं सीन्स में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि मैं इसका पूरे प्ले का एक सीन बताऊंगी। इसके जो इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टर्स हैं हम उनको पढ़ लेते हैं। डॉक्टर फोस्टस जो है ये इसका मेन कैरेक्टर है, पूरी स्टोरी इसी के बारे में है। डॉक्टर फोस्टस एक पीएचडी स्कॉलर है, इसको बहुत सारी सब्जेक्ट्स पे कमांड हासिल है, लेकिन ये अपने नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है। ये ज़्यादा पावर, ज़्यादा लस्ट इसके अंदर पाई जाती है, ज़्यादा पावर, ज़्यादा वेल्थ, ये हर चीज़ हासिल करना चाहता है। ये चाहता है कि इसकी ताकत इतनी ज़्यादा हो जाए कि इक्वल टू गॉड हो जाए। वैगनर इसका बहुत लॉयल सर्वेंट है। वेल्डिस और कॉर्नेलियस दोनों ब्लैक आर्ट में बहुत माहिर समझे जाते हैं। मेफिस्टोफेलिस और लूसीफर जो है ये दोनों शैतान हैं जिनको खुदा ने हेवन से निकाल के फेंक दिया था जब इन्होंने रेबल किया था खुदा के खिलाफ। मेफिस्टोफेलिस लूसीफर के ऑर्डर पे तैयार हो जाता है कि वो डॉक्टर फोस्टस की हेल्प करेगा। डॉक्टर फोस्टस अपने आप को समझता है कि इतना नॉलेज होने के बाद भी वो सिर्फ एक कॉमन मैन है, तो वो डिसाइड करता है कि ज़्यादा पावर के लिए वो ब्लैक आर्ट सीखेगा, ब्लैक मैजिक सीखेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्ट 1। एक्ट 1 का सीन 1 जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले तो इसमें जब प्ले स्टार्ट होता है कोरस आती है, वो आके हमें थोड़ी सी स्टोरी बताती है। कोरस होता है ग्रुप, वो पीपल होते हैं जो कि आके स्टार्ट में बिल्कुल स्टेज पे आते हैं और वो लोगों को वो सारी बातें बताते हैं जो वो नहीं जानते। यूँ समझ लेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में दे देते हैं। ये जब स्टार्ट होता है प्ले तो वो आके हमें अर्ली लाइफ के बारे में, डॉक्टर फोस्टस के बारे में बता देते हैं कि ये कहाँ पैदा हुआ, कहाँ गया, क्योंकि ये बातें हमें प्ले में नहीं बताई जाती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हर अपना सीन 1 से। सीन 1 होता है डॉक्टर फोस्टस अपने रूम में बैठे हुए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मैंने लॉजिक भी का नॉलेज भी मेरे पास है, मेडिकल साइंस का भी है, लॉ का भी है, डिविनिटी का भी है, लेकिन मुझे इन सबका फ़ायदा क्या है? लॉजिक सिर्फ हेल्प करता है कि आप अच्छा आर्ग्यू कर सकें। मेडिकल साइंस की वजह से आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है। लॉ आपको छोटे मोटे जो मामला आते हैं, लड़ाई झगड़े, उसको हल करने में मदद देता है। डिविनिटी कह देती है एंड पे के वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, तो इस वजह से इसको ज़्यादा ये पसंद नहीं कर रहा। तो ये कहता है इतना नॉलेज होने के बाद भी मैं क्या हूँ, सिर्फ एक कॉमन मैन। ये चाहता है कि इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर है। इसके लिए डिसाइड करता है कि पावर हासिल करने के लिए अब ये नेक्रोमेंसी सीखेगा, यानी ब्लैक मैजिक का इल्म सीखेगा। ये अपने सर्वेंट वैगनर को कहता है कि वो उसके दोस्तों वेल्डीज और कॉर्नेलियस के पास जाए, उसको बुलाकर लाए। वो दोनों सब यहाँ से चले जाते हैं और जब ये अकेला बैठा होता है तो उसके पास एक बैड एंजल और एक गुड एंजल अपीयर होते हैं। गुड एंजल इसको मना करता है कि सीधे रास्ते पर चलता रहे और गलत काम की तरफ ना आ जाए, जबकि बैड एंजल इसको उकसाता है कि इसको ब्लैक मैजिक जरूर सीखना चाहिए, ये इसकी हेल्प करेगा ज़्यादा पावर के लिए। जब इसके दोनों दोस्त वेल्डीज और कॉर्नेलियस इसके पास आ जाते हैं तो उसकी बात सुनकर बहुत खुश होते हैं कि इसने पुराने सारे जो अपने सब्जेक्ट्स हैं छोड़ दिए हैं, अब ये नया इल्म हासिल करना चाहता है, नई पावर हासिल करना चाहता है। वेल्डीज इसको मशवरा देता है कि ये एक तनहा जगह पर जाए और जाकर अपने इल्म हासिल करने में महारत करे, यानी ज़्यादा प्रैक्टिस करे कि अपने जो ब्लैक मैजिक सीखना चाहता है कि इसमें माहिर हो सके। सीन 2 जब स्टार्ट होता है तो इसके सर्वेंट वैगनर के पास इसके कुछ यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स आ जाते हैं और वो आके पूछते हैं हमसे वैगनर से कि फोस्टस कहाँ पे है। वैगनर उन्हें बताता है कि फोस्टस अपने दोस्तों को, शुरू में वो थोड़ा हेजिटेट करता है, उसे बताता है कि डॉक्टर फोस्टस अपने दोस्तों कॉर्नेलियस और वेल्डीज के साथ डिनर कर रहे हैं, वो उसके पास ना जाएं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। इन दोनों का नाम सुन के स्कॉलर्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि इन लोगों के साथ डॉक्टर फोस्टस क्या करें। वो डिसाइड करते हैं कि वो बात जाके यूनिवर्सिटी के रेक्टर को ज़रूर बताएंगे। अब सीन 3 स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर फोस्टस एक तनहा जगह पे जाकर ब्लैक मैजिक के जो कुछ लाइन्स खींचता है, कुछ अमल करता है, जिसकी वजह से मेफिस्टोफेलिस के सामने अपीयर हो जाता है। मेफिस्टोफेलिस एक बहुत ही अगली शेप में इसके सामने आता है, तो ये इसको देख के ही डॉक्टर फोस्टर डर जाता है। ये उसको कहता है कि ये फ्रांसिस्कन फ्रायर की शक्ल में इसके पास आए, बेहतर शक्ल में इसके पास आए। मेफिस्टोफेलिस वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद वो दोबारा रीअपीयर होता है
ये उसे बातें करता है, उसको बताता है कि ये ज़्यादा पावर की तलाश में है, ये उसको बताता है कि वो क्राइस्ट का रास्ता छोड़ चुका हुआ है और वो अपनी रूह का सौदा उसके करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो उसको ऑफर करता है कि मेफिस्टोफेलिस आज से उसका हुक्म माने। मेफिस्टोफेलिस उसको कहता है कि वो लूसीफर की इजाज़त के बगैर उसका कोई हुक्म नहीं मान सकता है। वो उसको कहता है कि उसका मैसेज लेके उसके पास जाए और वापस आए और उस ताकि उसको पता लग सके कि इसके मैसेज का क्या जवाब दिया गया है। मेफिस्टोफेलिस इसकी बात सुन के इसको थोड़ा सा ये उससे नॉलेज लेता है कि हेल कहाँ पे है, कैसे है, उसकी थोड़ी बहुत बातें की जाती हैं। उसको थोड़ा बहुत उसका इशारा भी देता है, बताता है कि इनको मुस्तकिल सजा दी गई है क्योंकि इन्होंने खुदा की हुक्म अदूली की थी और इसकी वजह से उनको हेल में फेंक दिया गया है। मेफिस्टोफेलिस की सब थोड़ी बातें करने के बाद वहां से चला जाता है। एक्ट 1 का जो 4th वाला सीन है ये कोई खास इंपॉर्टेंट सीन नहीं है, इसके सर्वेंट का सीन है, वैगनर का, जो कि स्ट्रीट में लोगों से लड़ाई कर रहा होता है और कुछ मैजिक के ट्रिक्स हैं जिनसे ये लोगों को तंग कर रहा होता है। अब एक्ट 2 सीन 1 मिडनाइट का टाइम है। अब फोस्टर्स अपने कमरे में बैठा हुआ है और ये कश्मकश का शिकार है कि ये किस रास्ते में चल पड़ा हुआ है। पावर का जो लस्ट है इसके अंदर इस टाइम बहुत ज्यादा आ चुका है, जो उसको बार बार अगर ये कभी सोचता भी है कि खुदा से माफी मांग लेगा, ये इस काम की तरफ नहीं जाएगा, वो उसको रोक देता है, इस तरफ बढ़ने ही नहीं देता है। एंजल्स यहाँ पे दोबारा रीअपियर होते हैं, वो उसको मना करते हैं। गुड एंजल्स को कहता है कि उसको खुदा की मर्जी से मायूस नहीं होना चाहिए, खुदा के सीधे रास्ते की तरफ चलते रहना चाहिए। लेकिन इवल एंजल इसको उकसाता है कि वो ये अगर ब्लैक मैजिक सीख लेगा तो वो ज्यादा पावरफुल बन सकता है। एंजल्स इसको समझाने के बाद से चले जाते हैं और मेफिस्टोफेलिस जो है वो अपीयर हो जाता है। वो फोस्टर्स को बताता है कि उसको लूसीफर का जो है वो मिल चुकी है परमिशन, अब वो उसके कंपेनियन बन के उसके सर्व कर सकता है। वो जो चाहे हुक्म उसे मनवा सकता है, लेकिन उसको करने के लिए उसको उसके साथ एक मुआहदा करना होगा और इस मुआहदे को वो अपने खून के साथ लिखेगा। वो उसकी ये बात मान लेता है और वो अपने बाजू को कट लगाता है ताकि वो उसमें से ब्लड निकाल सके। लेकिन जब वो कट लगाता है तो उसका जो खून है ये वहां पे जम जाता है, जो इस बात का साइन होता है कि चीजें इसको रोक रही हैं कि ये गलत रास्ता है, ये इनकी तरफ ना जाए। लेकिन मेफिस्टोफेलिस के खून को गर्म करके निकालने में इसकी मदद कर लेते हैं और ये उनसे मुआहदा कर लेते हैं कि 24 साल के लिए उसकी हर ख्वाहिश, हर बात पूरी की जाएगी। लेकिन 24 साल के बाद उसकी रूह लूसीफर की हो जाएगी, वो उसका निकाल के ले जाएगा और इसका अपनी रूह पे कोई इख्तियार नहीं होगा। इन दोनों के दरमियान ये मुआहदा कर लिया जाता है। इस मुआहदे से फोस्टर्स बहुत खुश है क्योंकि उसको पता है कि अब बहुत पावर हासिल कर सकता है, अपनी जो ख्वाहिश होगी उसको पूरी कर सकता है। इसके बाद ये मेफिस्टोफेलिस से मुआहदे के बाद कुछ क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है कि हेल कहाँ पे है। मेफिस्टोफेलिस बताता है कि कोई एक जगह नहीं है स्पेसिफिक हेल के लिए, जहां पे भी सिनफुल सोल्स होंगी वो जगह हेल ही बन जाएगी। फोस्टर्स के लिए हेल इस टाइम को बहुत अहमियत नहीं रखती है, वो खूबसूरत चीज़ों के बारे में जानना करना चाहता है। वो कहता है कि वो चाहता है कि खूबसूरत तरीन औरत उसकी बीवी बन जाए। ये बात सुन के मेफिस्टोफेलिस इसको मना करता है कि उसको शादी करने की क्या ज़रूरत है, वो बगैर शादी के भी अपनी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर सकता है। वो उसको कहता है कि वो उसे हुक्म दे तो वो दुनिया के सबसे खूबसूरत औरतों के सामने ला सकता है, उसको शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है ये तो एक फजूल काम है, फजूल सेरेमनी होगी शादी करना। वो इसकी इस बात से मना कर रहा था। इसके बाद मेफिस्टोफेलिस उसे ऑफर करता है कुछ बुक्स ले और वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक मैजिक का इल्म हासिल करे और कुछ जो मैजिकल ट्रिक्स हैं उनको परफॉर्म करना सीखे, जिस तरह तूफान लाना, बारिश करना, इस तरह के उसको उसमें ज़्यादा मास्टरी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट सीन है एक्ट 2 का सीन 2। अब इस सीन में वो पता लगता है कि डॉक्टर फोस्टर्स जो है ये मेफिस्टोफेलिस के साथ अपने स्टडी रूम में बैठे हुए हैं और इस टाइम उसके दिल में ये गिल्ट आ रहा है कि वो गलत रास्ते की तरफ चल चुका है। वो रिपेंट करने की कोशिश करता है। टू एंजल्स जो है वो वहाँ पे अपीयर दोबारा होते हैं। गुड एंजल जो है वो उसको कहता है इसे खुदा से माफी मांगनी चाहिए, खुदा का दिल बहुत बड़ा है, वो उसको माफ कर देगा। जबकि बैड एंजल इसको मना करता है कि अब वो मुआहदा कर चुका है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है माफी मांगने का। अगर वो अपनी जिंदगी को खत्म कर ले तो सिर्फ एक वही रास्ता है उसके पास और उसके पास कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है। ये मेफिस्टोफेलिस से बातें करनी शुरू करता है, यूनिवर्स के बारे में बातें करता है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बातें करता है, साइंस के बारे में बातें करता है। लेकिन जब डॉक्टर फोस्टर मेफिस्टोफेलिस से सवाल करता है खुदा के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, क्रिएटर के बारे में, तो ये उसको ज्यादा पसंद नहीं आते। वो इस बात पे बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। वो उसको बताता है कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है कि वो खुदा की बातें करे या खुदा से माफी करने के बारे में सोचे, और वो वहां से चला जाता है। यहाँ पे टू एंजल, गुड और बैड एंजल, दोबारा रीअपीयर होते हैं। इवल एंजल्स को बताता है कि अगर वो रिपेंट करेगा, माफी मांगेगा, सीधे रास्ते की तरफ जाएगा तो उसको टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा। जबकि गुड एंजल इसको बताता है कि खुदा की पावर बहुत ज्यादा है, अगर अल्लाह ने चाहा तो कोई, खुदा ने चाहा तो कोई इसको कुछ नहीं कर सकेगा।
इसी दौरान मेफिस्टोफेलिस दोबारा वापस आ जाता है। इस टाइम वो लूसीफर और बेल्ज़ेबब के साथ आता है। लूसीफर इसको जोर देकर बताता है कि अगर उसने क्राइस्ट के रास्ते पर चलने की या दुआ मांगने की कोई भी कोशिश की तो उसको कोई नहीं बचा सकेगा। वो उसे बताता है कि उसकी सोल जो है, रूह जो है, वो लूसीफर की अमानत है। वो अपने मुआहदे से किसी सूरत नहीं फिर सकता। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो उसको टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा। फोस्टर ये सुनकर थोड़ा डर सा जाता है और वो तौबा करता है कि वो खुदा से कभी दुआ नहीं करेगा, कभी उसके रास्ते पर चलने की कोई बात नहीं करेगा। लूसीफर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पे उसको वो 7 डेडली सिंस का डांस दिखाता है। 7 डेडली सिंस है प्राइड, कोविटियस, रॉथ, एनवी, ग्लटनी, स्लोथ, लिस्नरी। इनका डांस देख के डॉक्टर फोस्टर्स जो है ये बहुत फैसिनेट हो जाता है। उसको बहुत मजा आ जाता है। लूसीफर जाते हुए इसको कुछ बुक्स देकर जाता है ताकि ये अपने ब्लैक मैजिक के आर्ट में और ज्यादा सीख सके, इसमें और ज्यादा कमांड हासिल कर सके। और यहाँ पे जो एक्ट 2 है खत्म हो जाता है। अब एक्ट 3 स्टार्ट हो जाता है। अब एक्ट 3 से हमें पता लगता है कि फोस्टर्स जो है ये मेफिस्टोफेलिस के साथ किस तरह अपने 24 साल गुजारेगा, कि दुनिया की सैरें करता है, घूमता फिरता है, इटली, फ्रांस, वो तमाम चीजें जो आम इंसान के बस में नहीं है देखना, ये वहां तक चला जाता है। एक्ट 3 सीन 1 का सीन है रोम का सीन, जब ये पोप ऑफ रोम के पास आया हुआ है। मेफिस्टोफेलिस इसके साथ है। यहाँ पे एक डे की सेलिब्रेशन होनी है जिसकी वजह से ये यहाँ पे आए हुए हैं। ये इसके प्राइवेट चैम्बर में, पोप ऑफ रोम के प्राइवेट चैम्बर में रुके हुए हैं। सेरेमनी के टाइम पे जो एक सेलिब्रेशन सी होनी है उसके टाइम पे वहाँ पे कुछ मॉन्क्स भी आते हैं। मेफिस्टोफेलिस अपने मैजिक से डॉक्टर फोस्टर्स को इनविजिबल बना देता है और ये इनविजिबल बन के वहाँ के जो मॉन्क्स हैं उनको तंग करता है। जब भी पोप उनको कोई डिश खाने की देने लगता है कि उनको तंग करता है, कभी उनको छेड़ता है, तो वो समझते हैं कि यहाँ पे कोई बुला आ गई है, कोई ऐसा स्पिरिट आ चुका है जो कि उनकी नजरों से ओझल है। वो सारे वहाँ पे बहुत डर जाते हैं और ये उनके डर देख के, उनको खौफ और ज्यादा और परेशान देख के बहुत लुत्फ अंदोज होता है। इस सारे सीन को ये बहुत ज्यादा इंजॉय करता है। अब नेक्स्ट है हमारा एक्ट 4। अब यहाँ पे हमें आगे कोरस बताता है कि जो है डॉक्टर फोस्टर्स जो है ये इसकी बहुत ज़्यादा धूम मच चुकी है, ये इसका बहुत फेम मिल चुका है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, कि लोग उसे पूछते हैं कि इतनी दुनिया फिर चुका है, इसका कैसा एक्सपीरियंस गुजरा था। ये इसके सारी दुनिया में इसके चर्चे हो रहे हैं। इवन के जो एम्परर चार्ल्स 5 है वो भी इसको बुलाता है कि वो इसके डिनर पे इसके पास है और इसको अपने वंडरफुल जो ट्रिक्स वगैरह हैं, जो मैजिक है वो दिखाएं। अब एक्ट 4 का सीन 1 स्टार्ट करते हैं। ये जो पहले वाली सारी बातें थी हमें कोरस बताता है स्टार्ट। अब इसका सीन 1 जो स्टार्ट हो जाता है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट सीन नहीं है, कि 2 लोगों का सीन है, रॉबिन का और रैल्फ का। रॉबिन जो है ये हॉर्स कीपर है और ये मैजिक कर सकता होता है। अब ये रॉबिन जो है, रैल्फ आता है रॉबिन को बुलाने के लिए, वो उसको कहता है कि आके कुछ वो सफाई में उसकी हेल्प करे, जबकि रॉबिन उसको बताता है कि वो बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे सकता है। एक्ट 2 का सीन 1 से रिलेटेड है, जिसमें जो रॉबिन है कि उसको इसने एक गॉबलेट चुरा लिया हुआ है, वाइन का गॉबलेट। गॉबलेट कहते हैं जो ग्लास होता है शराब पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जिस इंसान का वो होता है जब उसे पूछने के लिए आता है तो रॉबिन बहुत गुस्सा करता है और वो फौरन अपने मैजिक के जरिए मेफिस्टोफेलिस को बुला लेता है। वो कहता है कि इस इंसान को सबक सिखाया जाए। मेफिस्टोफेलिस उस इंसान को तो सबक जरूर सिखाता है और उनको डरा धमका के भगा देते हैं। उसका गॉबलेट भी वापस नहीं किया जाता, जबकि उसको इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि इतने छोटे से काम के लिए इन्होंने इसको बुलाया। गुस्से में आके वो रॉबिन को एक एप बना देता है और रैल्फ को एक डॉग बना देता है। ये सीन इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक्ट 4 का सीन 3। अब फोस्टर जो है ये एम्परर 5 के जो पैलेस में बैठा हुआ है, इसके कोर्ट में पहुंच चुका है, इसकी रेपुटेशन हर जगह फैल चुकी है। एम्परर जो है वो इसे सवाल जवाब करते हैं और वो एम्परर यहाँ पे ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि क्योंकि ये हद नामुमकिन काम कर सकता है, तो वो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे वो चाहता है कि वो उसको देखना चाहता है एक दफा। इसी दौरान एक नाइट जो होता है, जो उसके किंग के पास बैठा हुआ होता है, वो इनकी हरकतों को ज्यादा पसंद नहीं करता है और वो गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है। फोस्टर्स को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि कोई उसके बुराई कर रहा है, किसी ने उसका काम को पसंद नहीं किया, और गुस्से में आकर फोस्टर्स उसके सींग निकाल देता है। जबकि फोस्टर्स अपने जादू के जरिए अलेक्जेंडर 5 का एक्सपेरिमेंट भी बुला लेता है, उनको शेप भी दिखा देता है, जिसको देख के वहां पे मौजूद सब इसकी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत लुत्फानंदोज होते हैं, बहुत मजा आता है सबको। लेकिन जब नाइट वापस आता है तो उसके सर पे सींग लगे हुए होते हैं। फोस्टर्स उसको एक लेसन सिखाता है कि उसने उसकी इंसल्ट की है, जबकि एम्परर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसकी सींग हटा दे, आइंदा वैसा नहीं करेगा। अब एक्ट 4 का सीन 4 स्टार्ट होने लगा। अब इन सारे एक्ट में हमें ये बताया जाएगा कि जो पावर मिली है फोस्टर्स को, वो उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है।
अब यहाँ पे एक हॉर्स वाला सीन है जिसमें ये मेफिस्टोफेलिस और ये फोस्टर्स बैठे हुए हैं। जो फोस्टर्स है ये अपने घर बेटन वापस आना चाह रहा है और यहाँ इसको यहाँ नींद आ रही है और ये सोने वाला होता है कि एक आदमी आ जाता है और वो आके फोस्टर्स के पास एक मैजिकल हॉर्स होता है, वो आगे से सौदा करता है। आदमी को नहीं पता कि ये मैजिकल हॉर्स है कि ये उसको बेच दे, तो $40 में ये उसको बेच देता है। साथ उसको मना करता है कि इसको कभी भी पानी पे लेके मत जाए। लेकिन आदमी थोड़ी देर बाद उसको वापस आ जाता है और वो उसको बताता है कि वो उसको एक पॉन्ड में से लेकर गुजर रहा था जबकि घोड़ा बंडल ऑफ हे में तब्दील हो गया। फोस्टर्स यहाँ पे सोया पड़ा था, आदमी उसकी टांग पकड़ के खींचता है तो वो देखता है कि उसकी टांग साथ ही बाहर खींची हुई आ रही है, कि साथ जादू का असर होता है। वो देख के डर जाता है। मेफिस्टोफेलिस उसको ऊपर से और डराता है। वो कहता है कि उसको जेल में पुलिस के हवाले कर देगा। आदमी इस शर्त पे चला जाता है कि इनको वो $40 और पे करेगा। इसी दौरान वैगनर वहां पे आ जाता है। वो आके उसको कहता है कि वैन पोल जो है वो उसको अपने दरबार में बुला रहा है, डूक ऑफ वैन पोल। अब जो सीन 5 है, एक्ट 4 का सीन 5 जो है ये वहीं का सीन है। फॉस्टर जो है ये डूक ऑफ वैन होल्ड के उसमें चला जाता है, पैलेस में चला जाता है। वहां पे ये डचेस से पूछता है कि वो कोई ऐसा काम जो उससे करवाना चाह रही है। तो डचेस कहती हैं कि उसको ग्रेप्स की बनी हुई एक खास डिश पेश की जाए। ये मिड विंटर का टाइम होता है। ये मेफिस्टोफेलिस की हेल्प से उसको ग्रेप्स की बनी हुई एक डिश दे देती हैं जिसको देख के वो बहुत मजेदार डिश होती है। सब उसे बहुत इंजॉय करते हैं। और हैमलेट यहाँ बताता है कि जमीन जो है ये 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्से में ठंड चल रही है, दूसरे हिस्से में समर का सीजन चल रहा है। इस तरह की मतलब एक ट्रिक्स हैं जो कि परफॉर्म कर करके लोगों से तारीफें ले रहे हैं। अब एक्ट 5 का सीन 1 है। ये अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठ अब यहाँ एक्ट 5 का जो सीन 1 है ये स्टार्ट होता है वैगनर की सोली लिक्विड के साथ। अब हेमलेट को फोस्टर्स को पता है कि उसका जो टाइम है ये बिल्कुल करीब आ चुका है मरने का, तो इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है ये वैगनर के नाम कर दिया। वैगनर ये समझता है कि शायद फोस्टर्स बहुत जल्द मरने वाला है, इस वजह से उसने उसके नाम कर दिया ये सारा कुछ। और फोस्टर जो है ये अपना टाइम अब दोस्तों के साथ गुजार रहा है। इसके दोस्त बैठ कर बताते हैं कि हेलन ऑफ ग्रीस जो है ये दुनिया की बहुत खूबसूरत औरत थी, वो उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। फोस्टर्स उन्हें राजी हो जाते हैं कि वो उन्हें जरूर मिलवाएगा। वो अपने जादू के जरिए उसका स्पिरिट बुला लेता है। सब उसकी खूबसूरती से बहुत लुत्फानंदोज होते हैं, बहुत उसको पसंद करते हैं। जब वो चले जाते हैं एक ओल्ड मैन वहां पे आता है। वो फोस्टर को कहता है कि उसे सीधे रास्ते की तरफ आ जाना चाहिए, वो तौबा कर लेनी चाहिए। इस दौरान मेफिस्टोफेलिस भी आ जाता है। वो उसको मना करता है कि वो तौबा नहीं कर सकता, उसके पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर उसने कुछ ऐसा किया तो उसको टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा। मेफिस्टोफेलिस यहाँ से बताता है कि वो उस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि आदमी खुदा में बहुत यकीन रखता है। एक्ट 5 का सीन 2 भी इसी सीन के बारे में है। जब आदमी इसके पास दोबारा रीअपियर होगा, उसको दोबारा सीधे रास्ते की तरफ बुलाएगा, लेकिन उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब एक्ट 5 का जो बिल्कुल लास्ट वाला सीन है, 24 साल गुजर चुके हैं। 24 साल में फोस्टर्स ने खूब नाम कमाया, इज्जत कमाई, पैसा कमाया, जिस तरह अपना दिल चाहा गुजारा। अब एक आखिरी घंटा बाकी रह गया। 24 साल पूरे होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। ये अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और उन्हें बताता है अपने मुआहदे के बारे में, किस तरह इसने अपनी सोल जो है, अपनी रूह जो है, ये 24 साल पहले लूसीफर को बेच दी थी। इसके दोस्त इस उनको बहुत परेशान हो जाते हैं। उसे बताते हैं कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है वो दुआ नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो उसको टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा। वो दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जाएं उसके लिए दुआ करें। सब स्कॉलर्स उठ के वहां से चले जाते हैं। 11 बजे का टाइम हो गया। वो जानता है कि उसका सिर्फ 1 घंटा बचा है इस जमीन पे। इंतहाई कर्ब और तकलीफ की आलम में वो बैठा है और वो दुआएं कर रहा है कि काश ये वक्त इतना लंबा हो जाए कि 1 घंटा के सालों के, महीनों के या हफ्तों के बराबर ही हो जाए, लेकिन उसको मौका मिल जाए कि वो किसी तरह अपनी सोल को बचा सके। वो ये जानता है कि इस टाइम कोई चीज उसकी मदद नहीं कर सकती। वो खुदा से दुआ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है अगर ऐसा करने की कोशिश की तो उसके रूह को टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा। उसके पास माफी मांगने का भी कोई हक नहीं बचा है। वो दुआ करता है कि किसी तरह पहाड़ टूट गिर जाए, कुछ जमीन फट जाए और किसी तरह वो उसमें समा जाए ताकि ये 1 घंटा कभी पूरा ना हो सके। अब आधे घंटे का टाइम बाकी रह जाता है। 11:30 का टाइम हो जाता है। यहाँ पे आके जब फोस्टर को यकीन हो जाता है कि उसका वक्त करीब आ चुका है तो वो और दुआएं करता है कि काश उसको हमेशा के लिए हेल में ना फेंका जाए, उसको एक मुद्दत के लिए, मखसूस मुद्दत के लिए सजा दे दी जाए, लेकिन वो हमेशा के लिए हेल में ना जाए। बेशक वो सजा हजारों सालों पे क्यों ना हो, उसको 1000 साल हेल में रख कर टॉर्चर किया जाए, लेकिन 1000 सालों के बाद उसकी रूह को वहां से निकाल दिया जाए। उसको उम्मीद की इस टाइम कोई किरण नजर नहीं आ रही। अब हर लम्हा उसकी अजियत में मजीद इजाफा कर रहा। इसी दौरान क्लॉक 12 बजे का टाइम बजा देते हैं। बिजली चमकती है, जोरदार गर्ज चमक होती है। इसी दौरान
डेविल वहां पे एंटर होता है, उसको कत्ल करता है, उसकी जो रूह है उसको अपने कब्जे में लेता है और वहां से चला जाता है। और यहाँ पे हमारे प्ले का एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।